अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पैनामा मामले पर आने वाली नई खबरों के हवाले से। ऑपोजिशन जमातों के बाद वकला तंजीमों में भी वजीर आजम के इस्तीफा का शोर उठने लगा। वकला तंजीमों के ओहदेदार वजीर आजम के इस्तीफे की हमायत और मुखालफत में बढ़ गए हैं। अब क्या आने वाले दिनों में वकला की तरफ से किसी तहरीक का इम्कान है? दूसरे हिस्से में बात करेंगे लोड शेडिंग की, जिसका शॉर्टफॉल पिछले चंद दिनों से एक मरतबा फिर बढ़ गया है। अब जबकि दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से बिजली के मंसूबों के ऐलानात भी जारी हैं। लोड शेडिंग का असल मसला है क्या, और क्या हुकूमत उसके खात्मे के लिए दुरुस्त सिमत में इकदामात उठा रही है? आखिर में कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जिसमें खिलाड़ियों समेत चेयरमैन पीसीबी भी पॉलिसी पर गामजन है। कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पर इस्तीफा देगा? बोलने पे सरबराह को रिजाइन करना पड़ता है। चौक और चौराहों में उनके खिलाफ एक एहतजाज न हो, वो जाने का कम ही सोचते हैं। बहुत कुछ प्रोब होने वाला है इस मुल्क में, यकीन माने आप। अगर प्रोब करने लगे तो हमारा सारा वक्त प्रोब में चला जाए और ये काम रह जाए। अच्छा फसी भाई, मैं जरा लाहौर में बैठा हुआ हूं, आपको मेरी आवाज उधर तक पहुंच रही है? क्योंकि मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है कि क्या नवाज शरीफ आपके कहने पे इस्तीफा देगा? देखिए, नवाज शरीफ अपना जिगर भी दे सकता है लेकिन इस्तीफा कभी नहीं दे सकता। ये इसकी पुरानी वो है, वो डेड श्योर है कि ये काम वो कभी नहीं करता। लेकिन एक चीज़ है कि अगर इस्तीफा मांगने का भी एक तरीका होता है। पीपीपी अलहदा मांगे, पीटीआई अलहदा मांगे, जमीयत अलहदा मांगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये सब एक साथ ना हो, एक ग्रैंड ऑपोजिशन सही बन ना जाए। देखें, जब ये अप्रैल 20 में जजमेंट आई थी तो उस वक्त ज़रा पीपीपी ने मीठी मीठी बातें की थी, एक ओवरचर बना रहे थे पीटीआई को। पीटीआई ने फिर सख्त बातें कर ली। अब जो है ना, अगर आप देखें पीपीपी है वो ये देखें, ये फसी भाई, ये जो आपकी हमदर्दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि उन्होंने ओवरचर किया फिर उनको ठुकरा दिया गया। देखिए, जो ग्रैंड अलायंस वाली बात होती है उसमें अगर आप जमात जैसी पार्टी को डालें, तहरीक इंसाफ जैसी जमात को डालें, मुत्तहिदा को डालें, पीपल्स पार्टी को डालें, तो इनका नज़रिया नहीं मिलता जुलता फसी भाई। तो वो कहते हैं कि हम उसूलों की सियासत करते हैं और ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते। तो ये आप देखें, आप भी उसी तरह की सिनिकल बात कर रहे हैं। नहीं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये अपने डिफरेंसेस एक मकसद के लिए मुस्तरद नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में ये इनफेक्टिव होगा। ये जब तक आपने पहले भी देखे, 2 अटेम्प्ट्स पीटीआई ने अकेले किए हैं। एक धरना था, लॉकडाउन था, उसे भी नहीं हुआ। पीपीपी का भी क्वेश्चन मार्क है कि किस हद तक वो लोग उठा सकते हैं। जमीयत वो चीज़ नहीं रही। जब तक ये एक साथ नहीं होंगे, ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड वही होगा कि ये वो जुगतबाजी और डायलॉग बनेगा जलसे के लिए, लेकिन कोई इफेक्टिव उसमें कुछ नहीं होगा। तो अब जो आपको देखने को मिल रहा है कि जी 2018 की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि आखिरकार प्रेस भी एक ऐसी चीज़ है कि उनको कुछ ना कुछ नया कहना होता है। अब वो कह रहे हैं कि जी इस्तीफे की बातें हो रही हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी अर्ली इंतखाबात की बातें हो रही हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा प्रेमेच्योर हैं। उस तरह की चीज़ फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही। तो ये कुछ मेरे ख्याल से प्रेस साइकिल के कुछ आपके नुक्स हैं कि जब खबर नहीं भी होती तो वो बना लेते हैं। और ये मेरे ख्याल से हम क्रिकेट वाले सेगमेंट में भी ज़्यादा तफसील में बात करेंगे इस पर। नहीं, लेकिन अर्ली इलेक्शंस या वो एक सवाल था कि शायद ये पीएमएलएन के फेवर में चले जाए। उन्होंने मेरे ख्याल में वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो खो गए हैं अर्ली डेज़ में। ये रेजिग्नेशन एक्चुअली मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को फ़ायदा देता। वो कम से कम हट जाते, वो फिर भी इन कंट्रोल रहते, अपना नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर होते जैसे पिछली हुकूमत में हुई थी। और जो ज़रा मॉरल क्रेडिबिलिटी इनकी डैमेज हुई है, वो एक लिहाज से ये कह तो सकते थे कि मैंने अपने आप को पेश कर दिया है कानून के लिए। नहीं, लेकिन फसी भाई, अगर आप शुरू में कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने मेरे कहने पे इस्तीफा नहीं देना, तो आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दें? नहीं, वो तो मैं मान दो, वो प्लेटफॉर्म अभी तो ये किताबी बातें हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी थी वो अब मेरे ख्याल में नहीं रही। अब जो अगर आपने देखा है, ये जो सिविल मिलिट्री टेंशन भी बढ़ गई है और भी चंद चीज़ें आई। अब अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो वो एक वीकेंड पोजीशन में
अपने आप को पेश करेंगे। ठीक हो गया। अब जो आपको अब नज़र आ रहा है कि जी ये तमाम जमातें अब पॉलिटिकल वो ओवरड्राइव में चली गई हैं, इलेक्शन मोड में चली गई हैं। एक है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके जो जाले हैं, सपोर्टर हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि किसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब आमना जिलानी साहिबा हैं जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अक्सर इनको कहती हैं जरदारी लीग, लेकिन वो अब हकीकत इस तरह बन गई है कि एक तरफ आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हैं, दूसरी तरफ आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो आप कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के साथ या जमात के साथ यकजहत हो जाए, ये तो आपस में ही यकजहत नहीं है। इधर एक वाज़े किस्म की कन्फ्यूजन है कि हम कहाँ खड़े हों, क्या ओल्ड गार्ड के साथ खड़े हों या न्यू जनरेशन के साथ खड़े हों। नहीं, मेरे ख्याल में ये ज़रा ओवर एस्टिमेटेड हो गया है कि बिलावल के साथ अभी कितने लोग हैं, कितना पावर है। जो सारा पैट्रनेज नेटवर्क है वो जरदारी साहब के पास है। वो जब वापस आ गए वो सब कुछ डोमिनेट करते हैं मेरे ख्याल में। जो अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन आप प्रोजेक्शन और तरह की क्यों दे रहे हैं? तो फिर बेचारे चेयरमैन साहब की आप 6-7 बार वो लॉन्च और री लॉन्च और फिर री लॉन्च भी ना करें, फिर कहें कि जी आसिफ जरदारी साहब की ये जमात है जिन्होंने इस पार्टी को सिंगल हैंडली डबो भी लिया है। नहीं, जब ये अपने आप को वीक महसूस करते हैं और जब प्रेशर ज़रा ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो न्यू फेस लेके आते हैं। जैसे ही वो महसूस करते हैं कि चीज़ संभल गई है तो वो फिर एकदम ड्राइविंग सीट में आ जाते हैं। लेकिन ये डैमेजिंग है उनके लिए लॉन्ग रन में। मेरे ख्याल में अब जरदारी साहब वो उनके पास वो ना कैशे है, ना उनके पास वो परफॉर्मेंस है जो पिछले हुकूमत से वो क्लेम कर सकते हैं। और बिलावल में कम से कम वो है कि जो थोड़े बहुत रिफॉर्म्स चाहिए पीपीपी में या काफ़ी कुछ चाहिए, वो मेरे ख्याल में एक न्यू फेस है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। और अगर उनको मिल जाए, ठीक है, हम ये क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि डायनेस्टिक है जो भी है, लेकिन जो भी इस पार्टी में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मेरे ख्याल में बेस्ट तो यही है कि बिलावल को एक लॉन्ग रन दे दें एज ए न्यू फेस। जो लॉन्च उनका है वो सिर्फ 6-8 माह के लिए ना हो, वो पूरे 1-2-3 साल के लिए हो। लेकिन वही बात, आप मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव्स पे चल रहे हैं। ऑल्टरनेटिव अगर आसिफ अली जरदारी साहब हैं तो तब आप कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब को पूरी गिरफ्त दी जाए पार्टी पे और उनको 2-3 साल चलाने दिया जाए, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, ठीक हो गया। अब फसी भाई, अगर आप अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आ जाएं, अब उन्होंने आपको पता है अब पूरे साल भर ये पैनामा करते 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 इसको एक हाउस होल्ड लफ्ज़ बना दिया, जिससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी शदीद मुखालफत करती है। अब वो उसी तरह इस्तीफ़ा का नारा बार बार उठाई जा रही है, उसे पीछे हट नहीं रही। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके स्ट्रेंथ ऑफ विल के साथ या जिस तरह उनके मुखालफीन कहते हैं स्टबरनेस की बुनियाद पे वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पोस्ट डिसीजन पीटीआई ने भी गलतियाँ बहुत की हैं, जो उन्होंने दिखा दिया है कि वो जो वही स्ट्रेंथ ऑफ विल या डिटर्मिनेशन से इस चीज़ को फाइनली जो पीएमएलएन इग्नोर कर रही थी, दबा रही थी, उन्होंने एक हद तक लेके आए। लेकिन उसके बाद वही वो जो 10 बिलियन वाला ब्राइब, फिर ये जो न्यू इंडक्शंस उन्होंने पार्टी में किए, इन सब चीज़ों ने जो एक इनकी नैरेटिव या सिंगल पॉइंट स्ट्रेंथ थी उसे वीकन किया है। और अब उसके बाद यही पीपीपी के साथ भी जो लगा दिया है, तो एक आपकी 2 मेन ऑपोजिशन पार्टीज़ भी एक दूसरे के साथ लड़ पड़े हैं। तो मेरे ख्याल में जो वो एक कोर स्ट्रेंथ थी, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जो अप्रैल 20 पे बन गई थी, वो काफ़ी डिफ्यूज़ हो गई है। लेकिन ये फसी भाई, आप शायद इस चीज़ पे इत्तेफाक करेंगे कि नज़रियाती तौर पे जो सूरत हाल है वो काफ़ी खुश्क हो गई और काफ़ी बोरिंग हो गई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब इतने धक्के पड़ गए कि अब यही बार बार अब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के बीच मुबाहिसा करना हर दिन टीवी शोज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव हो गया, नहीं? हाँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ दोस्ती फैल जाए बेहतर है सबके लिए। चलें, इत्तेफाक कर लेंगे आपसे इस नुक्ते पे, दोस्ती हमेशा इंच बेहतर रहती है, बेशक शॉर्ट टर्म मुफाद के लिए। अगले हिस्से में एक और तरफ से भी इस्तीफ़ा का शोर उठ खड़ा हो रहा है और वो है वकला बरादरी की तरफ से। वो कितना मुअस्सर रहेगा और वकला बरादरी कितनी यकजहत है, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी वकला तंजीमों के ओहदेदार वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की मुखालफत और हमायत में बटे हुए हैं। लेकिन देखें फसी भाई, ये भी एक आज़ाद जमहूरियत है
और अगर वकला बरादरी में उस तरह की मैं समझता हूँ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है, अगर वो उसमें भी दो राय रखते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप JIT को अपनी मंजिल तक पहुँचने दें, और कुछ लोग जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भून साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने अपना मॉरल ग्राउंड खो दिया है तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। तो इस तरह के इख्तलाफात होते रहते हैं और मेरे ख्याल से कोई हैरान कुन चीज़ नहीं है। आपने बहुत खूबसूरत डिफेंस पेश किया अपने नहीं बरादरी का। नहीं, आप इसको डिफेंस कह रहे हैं, मैंने तो देखे, आई हैव जस्ट टोल्ड यू द फैक्ट्स एज आई हैव सीन देम। ये तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, ये तो नहीं, आपके वैसे मैं कहता हूँ कि वकला बरादरी में डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन हमेशा से रही है और बहुत ज़्यादा रही है। कुछ फूल फेंकते हैं मुमताज़ कादरी पे, कुछ कहते हैं कि उसे फांसी होना चाहिए, हर एंड पे इनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एक चीज़ है कि ये भी जब इनिशियली वो मेरे ख्याल में लाहौर की बार काउंसिल थी, जब उन्होंने कह दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, मैं तो समझ रहा था कि अगर ये वाकई में एक साथ हो जाएंगे, ये तो काफ़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है, इनको एकदम एक फिर इशू मिल गया है। लेकिन जिस लिहाज से अभी पाकिस्तान बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में एक डिबेट हुई थी, ये बात वैसे ज़बरदस्त थी कि जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने कह दिया कि आई एम ऑफ वन ओपिनियन, आप लोगों ने कुछ और वोट कर दिया, मेरी अपनी मॉरल अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी इस पे ख़राब हो गई है तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। और उनका पोजीशन ये था। इसी पॉइंट पे फसी भाई आप ये देखें कि आपके हर शोबे में, चाहे वो आपके एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन हो, चाहे वो आपके साबिक हॉकी कप्तान हो, इस मुल्क में कोई इस्तीफ़ा नहीं देता। अब अगर भून साहब ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया तो ये आप मान सकते हैं कि वकला बरादरी शायद किसी को राह दिखा रही है कि करना क्या चाहिए जब आप होते हैं। मैं तो इम्प्रेस था इस बात से कि उन्होंने, बिकॉज अच्छी थिंकिंग थी, वो यही थी कि मैं लीड कर रहा था एक चीज़ पे, आपने वोट किसी और कर दिया। ऑलमोस्ट इंग्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी ऐसी है, अगर द हाउस लूजेज अ मोशन तो वो लग जाता है कि इट माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, कुछ केसेस में वो रिज़ाइन भी कर जाते हैं। तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा था। लेकिन बात यही है कि हमने एकदम से मॉरल अथॉरिटी इतनी बड़ी चीज़ बना दी। मेरे ख़्याल में जो हमारी सिस्टम है इसमें मॉरल अथॉरिटी पे कभी कुछ ख़ास नहीं चला। जिसके पास पावर था या कंट्रोल ऑफ स्टेट रिसोर्सेज था वही चलता आ रहा है, वरना इस बेसिस पे तो हमारे हिस्ट्री में इतने रेजिग्नेशंस होते थे कि हमें लोग ही ना मिलते कि हम इस मुल्क को चलाएं। नहीं तो फसी भाई, आपने पाकिस्तान बार काउंसिल को इंग्लिश पार्लिमानी जमहूरियत के साथ भी कंपेयर कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि आप तो बहुत आगे बढ़ गए फसी भाई अपनी जो ठीक है, जो रिपोर्टिंग हमने देखी है उस पर तो ज़रा इम्प्रेसिव था कि कम से कम इतना कंटेंशियस इशू था, इस लिहाज से उन्होंने मैनेज कर दिया। खैर, और रिपोर्टिंग में अपेरेंटली डिविजन्स बहुत ज़्यादा है और कोई 2-3 फैक्शंस भी है। अब आगे दिनों में देखते हैं कि कैसे रिजॉल्व करते हैं ये। वैसे फसी भाई, ये मेरे ख्याल से आपको इस बात को दोहराना होगा क्योंकि ये बात आज तक किसी को शायद समझ नहीं आई। लेकिन अगर हम वापस इस पे आ जाएं JIT वाली बात पे कि अब इसको आप मंजिल तक पहुंचने दें, आपने ये देख लिया कि अब वो आखिरकार कायम हो गई है। उसके मेम्बरान की भी जो इंतखाब करना था वो भी अदालत उज़्मा ने कर लिया है। तो उम्मीद है कि अब अगले 60 दिन में ये भी चीज़ अब मुकम्मल हो जाएगी और जो पैनामा केस का दूसरा मरला था वो भी मुकम्मल हो जाएगा और शायद फिर हर TV शो पे उसकी जो डे टू डे वो काउंटडाउन क्लॉक है वो फिर नहीं चल रही होगी। फिर मैं और आप शायद बिजली और मईशत और माशरे के बारे में और उसकी और अहम मसाइल के बारे में फिर शायद हमें मुबाहिसा करना पड़ेगा। नहीं, हमारी दुकान और भी चलेगी। उसके बाद अगर वो कह देते हैं कि ये जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है तो फिर उसका एक और केस होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं। हमारी दुकान मेरे ख्याल से बंद नहीं होगी। वो तो वो हुस्न नहीं है उस तरह का मीडिया का। अब अगर आप अदारों पे आ जाएं फसी भाई, बहुत ये कहा गया कि पैनामा केस की वजह से आपके अदारों की नाअहली सबके सामने आ गई। अब एक तरह का पुशबैक आ रहा है कि आप अदारों में इस तरह ना लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को मायूस ना करें। अदारे भी कतरा कतरा दरिया के बाद इसी तरह बनने को जाते हैं। और आपने अभी देखा जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा कि सियासत को आप सियासत के दायरे में रहने दें, इन चीज़ों को पोलिटिसाइज ना करें। और वो उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब का भी केस अभी अदालत उज़्मा में पेंडिंग है, जो हनीफ अब्बासी साहब ने पटिशन किया था। तो अब आपको जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो बहरहाल इस दायरे में फुल फोर्स आ गई हैं।
यानी अदालत को इस्तेमाल करना, रिट पिटिशनें करना और बुनियादी हकूक़ के पीछे ये कहते हुए कि हम इस सियासी जमात को नहीं टारगेट कर रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाए, आपकी जो सियासत है वो जुडिशलाइज हो गई है। नहीं, वो तो है। इसमें वैसे एक चीज़ एडिशनल ये भी है कि आप अगर देख लेंगे ये जो जुडिशलाइजेशन है, अगर हम इफ्तिखार चौधरी का एरा याद कर लें, उस केस में इतने सुओ मोटोज लिए थे उन्होंने, इतने इश्यूज़ पे जिसमें एक लेवल में इनकी शायद जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस थी वो भी नहीं थी। अगर आप रिको डिग देख लें, अगर उसमें वो जो शुगर प्राइसिंग का भी उन्होंने कर दिया था और एक बहुत ब्रॉड उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी कि फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो हमने कह दिया है कि इस केस से हमें पता लग गया है कि इदारे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तो सब इदारे शामिल है। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में हमें हमेशा से पता था कि इदारों में मसला है, इस केस से कुछ नहीं पता लगा। नहीं, लेकिन देखें, मैं सिर्फ इस हद तक ये कहूँगा कि इस केस से ये वाज़े हो गया कि अदारे हमें पता था कि नाअहल थे, लेकिन शायद ये जो दर्जा था इस हद तक नाअहल होना वो हमारे वहमो गुमान में शायद तब भी नहीं था कि अगर आपने एक रेजिमेंटेड पॉलिसी के ज़रिए इन चीज़ों को आगे नहीं करना, फाइलों को आगे नहीं करना, व्हील जैम करना है, तो उसमें आदमी यही कहता है। और ये शायद मेरी राय नहीं है, ये पांचों जज साहिबान की राय है जिन्होंने यकजहत होकर कहा कि कुछ इदारों ने अपना बुनियादी किरदार हरगिज़ नहीं अदा किया और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो इंतहाई सख्त थे। तो वो ये कहना कि जी ये तो वैसे राय चलती आ रही है, मेरे ख्याल से ये जो मसला है ये बदतर से बदतर होता जा रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी सुओ मोटिस लिया जाता है और जो पहली हियरिंग होती है उसमें यही राय इज़हार होता है कि आपका काम, आपका जो है आप नहीं पूरा करते और इससे बेहतर यही आप घर चले जाए अगर आपको काम नहीं करना चाहिए। और यही जो ट्रेंड है ये तो हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। तो मेरे लिए आई थिंक ये एक कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। नहीं तो जनाब आप कोई हल निकालें ना, ये सुओ मोटोस की क्यों ज़रूरत है? सुओ मोटोस की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपके अदारे बंद बैठे हैं। अब आप मुझे बताएं, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसा केस है, उसमें ना सिर्फ अदालती ओवररीच है, उसमें आपकी मईशत को भी बेतहाशा नुकसान हुआ। लेकिन अब आप मुझे अगर ऑल्टरनेटिव बता दें, क्या ये अदारे काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जो अभी करेक्टिव एजेंसी हम कह रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स में, उन्होंने ही रिफॉर्म को ख़राब किया और जो क्यूमुलेटिव उसके लॉसेस हैं उससे क्या कुछ नहीं हो सकता था। तो मेरे ख्याल में यही है कि जो हमने जुडिशलाइजेशन कर दी है पॉलिटिक्स की कि जी आप हमारे लिए डिसाइड करें, ये जब तक हम ये पार्लियामेंट्री निज़ाम और पार्लियामेंट के अंदर ये ना करें और इसका इंतज़ार करने का, हमें फेलियर भी नज़र आएगा, हमें ये भी नज़र आएगा कि लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये जो क्विक फिक्स है ये कभी हमने अचीव भी नहीं किया और इस मुल्क में बहुत मुश्किल है जब तक हमारे पास वो स्टेमिना ना बन जाए कि बस इसे चलाना है। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम में यही ज़रा डिसअपॉइंटिंग, लेकिन इसमें ही ऑप्टिमिज़म है। लेकिन एक चीज़ है फसी भाई, आज इरफान हुसैन साहब ने एक बहुत दिलचस्प मजमून लिखा डॉन में। उन्होंने कहा कि ये जो अब आपको अमेरिका में देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो एक उम्मीदवार थे जज बनने के, उन पे जो एक पूरी हुई थी सेनेट कॉन्फर्मेशन हियरिंग हुई और बाकायदा एक पूरा प्रोसेस होता है और बड़ा सख्त प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप उसमें कामयाब हो जाएं तो आप ज़िंदगी भर सुप्रीम कोर्ट की नशिस्त पे ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो इरफान हुसैन साहब ने सवाल ये उठाया कि क्या आप सोच सकते हैं क्या होता अगर इफ्तिखार चौधरी साहब जिंदगी भर अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस रहते? वो तो फिर हर दिन हेडलाइंस ही होते हैं और कुछ नहीं होता, कोई चीज़ सॉल्व तो नहीं होता, सिर्फ हेडलाइन जनरेशन होती। लेकिन एक आखिरी चीज़ मैं जल्दी से कह दूं, वो ये है कि जो उनका भी सिस्टम है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल है, कोई एक वन और दी अदर नहीं है। उनका जो सिस्टम है, अभी अगर आपने देखा जो रीसेंट नॉमिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिजनशिप आप एक जज लाइफ टाइम के लिए डाल देते हैं जिसका एक ख़ास आइडियोलॉजिकल व्यू होता है और वो भी कोई मुल्क के लिए बेहतर चीज़ नहीं होती। नहीं जी, मैं तो समझता हूँ उनका तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। वो तो ऐसे लगता है जैसे जमातों के नॉमिनीज़ हैं और यहाँ से पोलिटिसाइजेशन उनकी तो मैं समझता हूँ कई बदतर है। लेकिन खैर बात हम और चीज़ों पे भी करेंगे जो
एक सालाना हमें एक कहानी सुनाई है कि बिजली का बहरान भी हल हो जाएगा, वो भी हमारी सियासी जमातों के मुस्तकबिल से बहुत अहम तौर पे जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है, रहिएगा हमारे साथ। हमारे दौर में अगर वो रेंटल पावर गलत थे तो इनके दौर में वो सही कैसे हैं? हम अगर $162 की क्रूड ऑयल लेके ₹4.5 का यूनिट देते थे, अब $40 की बैरल लेकर 15 और 18 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल के अवाइल तक 10,000 मेगावाट सिस्टम में इंशाल्लाह शामिल होगा। ये जो इस साल, अगले साल, उससे अगले साल ये उतनी ही मेगावाट्स की इतनी बड़ी तादाद है जितने पिछले 70 सालों में इस मुल्क के अंदर जो है वो बिजली की कैपेसिटी जो है वो लगी। वेलकम बैक टू दो राय। जिस तरह आपने सुना, लोड शेडिंग का जो मसला है वो अब एक मरतबा फिर पिछले कुछ दिन बढ़ गया है और हमारे साथ एक क्वालिफाइड एनर्जी एक्सपर्ट जिनको इनसाइड आउट्स पता हैं इस मसले के, फसीह ज़का साहब, जो साबिक हॉकी कप्तान भी रह चुके हैं, उनके साथ भी हमारा मुबाहिसा जारी रहेगा। जी फसीह भाई, अब आपने जिस तरह देखा, राजा परवेज़ अशरफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब आपके आमने सामने थे, लेकिन बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वैसे ये जो आजकल एक ख्वाजा आसिफ ने भी एक ट्वीट की है और खलीक कियानी की एक स्टोरी थी आज डॉन में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि अब हुकूमत जो है ना वो हर चीज़ को देख रही है। रेंटल पावर प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, फिक्स्ड पावर प्रोजेक्ट, जो भी मोबाइल पावर प्रोजेक्ट, ये ज़ाहिर कर रहे थे उस स्टोरी में कि जो ऑप्शंस हैं, जो अभी इमीडिएट शॉर्टफॉल है, इसे भरने के लिए ये जो और ऑप्शंस है ये कर लें। और एक चीज़ जो है, पाकिस्तान में तो IPP और RPP ये तो गाली बन गई थी ये पिछले हुकूमत में, लेकिन जब आपका अब एक सीवियर शॉर्टफॉल होता है और नए पावर प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं ऑनलाइन, वो टाइम लगते हैं। तो ये ऑप्शंस जो है ना, अगर आप इसे, अगर कोई करप्शन हुआ वो निकाल दे, लेकिन ये लेजिटिमेट ऑप्शंस हैं। वो ख्वाजा आसिफ ने तो खैर एक दो को डिनाई भी कर दिए, लेकिन ये शायद करने पड़े। लेकिन उस स्टोरी में जो असली बात थी वो ये थी कि ये हुकूमत क्यों सरप्राइज्ड है कि एकदम से लोड शेडिंग क्यों बढ़ गया, और उसमें शायद रीज़न ये हो कि जो एस्टिमेट्स आ रहे थे वाटर एंड पावर की तरफ से वो ज़रा रोज़ी थे, और जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ गया था, और अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो मसला बन गया। और ये काफ़ी कम से कम सियासी तौर पे बहुत बड़ा मसला है नवाज शरीफ के लिए, बिकॉज़ उनका एजेंडा डेवलपमेंट है, लेकिन एक्चुअली एक फिक्स्ड पॉइंट, 1 पॉइंट एजेंडा वो ये था कि कम से कम 2005 सालों के अंदर हम ये बिजली का मसला हल कर देंगे। नहीं, लेकिन फसीह भाई वो तो कह रहे हैं कि जी हमारा तो, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे, बात तो आप कर रहे हैं, आप ये डॉन पे बैठ के बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट भी किया कि ऐसा प्रपोजल पावर प्लांट्स को हायर करने के लिए जो डॉन ने रिपोर्ट किया था, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कायदे आज़म की तस्वीर आपकी अखबार पे बनी हुई है तो देखें आप बात उस तरह की करें ना ज़रा। नहीं, तो वो एक चीज़ ये है कि अगर इनके पास ऑप्शन यही है कि, मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आइडल कैपेसिटी है, जो पावर प्लांट्स अभी बंद है बिकॉज जो रिसीवेबल्स उनके थे या कोई और रीज़न वो बंद हो गए थे, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो है, और उसे फिर ऑनलाइन लाना, उसकी फिर एक रिसोर्सिंग होती है, उनको फ्यूल ख़रीदना पड़ता है, वो ज़रा टाइम लगता है। तो अगर वो अकेला सिर्फ जो इनका ये आइडल कैपेसिटी है ये जल्दी से एक्टिवेट कर सकते हैं तो फिर शायद ये और ऑप्शंस ना देखें। लेकिन अगर उनको अंदाज़ा हो कि ये प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा सीवियर है और शायद हमें जो शॉर्टफॉल है वो बहुत बड़ा है, तो ये जो और ऑप्शंस है अभी तो खैर डिनाई करते हैं, लेकिन वो एक क्विक टर्न अराउंड के लिए यही फीजिबल होते हैं। लेकिन एक और भी चीज़ जनाब के, जब हम बात करते हैं कि और ऑप्शन हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि जब 2013 में आप इस तरह पुरजोश कैंपेन कर रहे थे कि हम इस मसले को हल कर देंगे, तो उसके बाद भी ऐसा लगा और कुछ आपके मुंतखब नुमाइंदे भी इंतहाई पुरुमीद नज़र आए कि ये मसला ना सिर्फ हल हो जाएगा, उसका जो सरप्लस है वो भी बाकी ममालिक तक जा पहुंचेगा। ये ज़रा सुन लेते हैं। इस साल के आखिर में
बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं। जी फसी भाई, पहले आपसे राय ले लेते हैं। बस पहले मैं ये कहता हूँ कि देखो, इसे इनको कोर्ट मत लेके जाना इस बात पे, ये कोई जुडिशल एक्शन इसका मत करना, इसकी सियासी कॉस्ट होनी चाहिए। अगर उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं नहीं पूरे हैं, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, बस ना दे वोट। ठीक, बिल्कुल ठीक, नहीं मैं यही समझता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि हम, ऐसा लग रहा है कि वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौर था, हम 2011 में वहाँ खड़े हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब को हर दिन बाहर लाया जा रहा है, वो एक नई से नई डेडलाइन दे रहे हैं हमें, और कन्फ्यूजन आपकी बढ़ती जा रही है। अगर आपने इसको एक 1 पॉइंट एजेंडा बनाया था 2013 के इंतखाबात में, या नहीं कि बिजली हम ना सिर्फ बहाल करेंगे लेकिन फिर उसका सरप्लस फराहम करना शुरू हो जाएंगे हमसाए ममालिक को, तो अब 2017 हो गया। और जिस तरह आपने ये स्टोरी भी देखी, अगर हम भूल जाएं और ख्वाजा आसिफ साहब की बात को तस्लीम भी कर लें कि मोबाइल पावर प्लांट्स की कोई बात नहीं है, बात यह है कि किसी ने ये नहीं कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अभी वाज़े तौर पे डिससेटिस्फाइड है कि अभी तक क्या कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर पे सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह क्यों है, क्या हमें मिसलीड किया गया। अच्छी बात है, लेकिन 2017 में अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 4 साल हमें कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, तो वक्त बहुत मुख्तसर बचा है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो 1 पॉइंट एक एजेंडा था, वो नज़र नहीं आ रहा कि 2018 तक पूरा हो सकेगा। देखिए, एक तो सर्कुलर डेट कोई 375 बिलियन पे है, वो जो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। एक तो ये नहीं, वो तो आप कर्जे की बात कर रहे हैं फसी भाई, कर्जे को तो आप छोड़ दें, क्योंकि वो तो आपने इतना चढ़ाया कि उसका कोई हद हिसाब नहीं है, लेकिन उस पर कोई बंदा बात नहीं कर रहा। तो हम इस बात को छोड़ देते हैं कि कर्जा कितना चढ़ रहा है, और बस ये देख लेते हैं कि इतना कर्जा चढ़ाने के बावजूद क्या ये बिजली का मसला हल हो जाएगा। इतनी उम्मीद आई थिंक रखनी चाहिए। नहीं, डिस्टिंक्शन मेरे ख्याल में ये है कि ये जो मसला है, ये काफ़ी इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मसला है। ये जो अभी तक मेरे ख्याल में, अगर आप देखते हैं असेसमेंट, अगर हम 3 माह पहले करते कि 2018 में इलेक्शन कौन जीतते, हम यही कहते कि PMLN के चांसेस ब्राइट थे कि इन 2-3 मसाइल पे लग रहा था कि इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया। अभी जब ये एकदम से बढ़ गया है मसला, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि अभी जब इनको पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए, आपके आर्म्ड फोर्सेस के साथ मसाइल चल रहे हैं, जुडिशरी के साथ आपके और मसाइल भी बढ़ रहे हैं, और ऑपोजिशन भी आपकी स्ट्रांग हो रही है, तो ये जो बिजली है ये एक बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख्याल में ये आई एम श्योर ये रिकग्नाइज भी करेंगे। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन आएंगे, शायद हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, लेकिन ये जो अपना डेडलाइन देख रहे हैं, ये शायद इलेक्शन की बाद ही हो जाए। अच्छा, इन्हीं डेडलाइंस पर फसी भाई, लास्ट वर्ड, अब ये आपको क्या लगता है, हम कौन से साल, क्योंकि अब 2017 तो हो गया, वो डेडलाइन तो गुजर गई है, कौन से साल हम नरेंद्र मोदी को बिजली फराहम कर सकेंगे? पाकिस्तान से तो नरेंद्र मोदी को सिर्फ लानत ही जाती है, बिजली कभी नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक। खैर, अगले हिस्से में साबिक हॉकी कप्तान, कुछ क्रिकेट कप्तानों के बारे में भी बात करेंगे, और जो PCB ने भी खुद से एक U-टर्न पॉलिसी अपना ली है, ऐसा क्यों है, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात होगी पाकिस्तान के क्रिकेट सूरत हाल की और PCB के मेंबरान की, जिन्होंने हमारे सियासतदानों की तरह एक U-टर्न की पॉलिसी अपना ली है। लेकिन जनाब, मुझे ये इंतहाई नामुनासिब लगता है कि ये प्रोड्यूसर साहब के कहने पे हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस तरह नाजायज़ तनकीद करते रहे, आखिरकार एक मैच ही हारे। बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ। देखो, हमने T20 जीत ली है, टेस्ट मैच जीत ली है, एक मैच में कोलैप्स कर दिए हैं। हम हर चीज़ पाकिस्तान में हम कंफर्टेबल है कि हार जाते हैं या चीज़ काम नहीं कर रही, एक क्रिकेट में बस पागल हो जाते हैं। अगर आपने बात करनी है अजमत की और अगर आपने बात करनी है कामयाबी की, तो पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तानों की तारीख में क्या
मिसबाह उल हक साहब ज़्यादा अजीम हैं या इमरान खान साहब ज़्यादा अजीम हैं? ये एक फजूल की कंट्रोवर्सी, आपने इस चीज़ को छेड़ दिया है। मैं समझता हूँ इस पर आप ना आए तो बेहतर है। और ये कि जी अब शाहिद आफरीदी साहब किस साइड पे खड़े हैं, शहरयार खान साहब ने फिर बाद में क्या वजाहत दी, ये भी जिस तरह क्रिकेट में ही कहते हैं वेल लेफ्ट होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये थोड़ा रिफ्लेक्शन भी है कि जो हमारी क्रिकेट रिपोर्टिंग है वो कितना मिरर करता है सियासी रिपोर्टिंग को। अगर शहरयार खान ने कह दिया एक ज़ाती ओपिनियन थी, ये एक एकेडमिक सवाल है। इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान डेफिनेटली केस बनता है कि वो ही वाज द ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन। फिर ये भी बनता है कि मिसबाह जो है वो ही हैड लेस टू वर्क विद, उस लेवल के स्टार्स तो नहीं थे मिसबाह के साथ जो इमरान खान के साथ थे। अगर एक ने कह दिया इतना बड़ा क्यों हो गया, इतना पब्लिक प्रेशर क्यों आ गया है कि रिवर्स भी कर दिया है। बस ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मियादाद पे नहीं रिवर्स किया, उस पर डरा रहा कि हाँ ये बात सही है कि ज़बरदस्त प्लेयर हो लेकिन कोच तेरी वो नहीं है। तो अच्छा फसी भाई, इसी मौजू पे आपको याद होगा आपने जब पैनामा के फैसले का कुछ पता नहीं चल रहा था तो आपने कहा कि जी मुझे लगता है कि पता है कि 15 अप्रैल को आएगा, और आपको तारीख ने सुरखरू किया और आखिरकार वर्किंग डे को छोड़ भी दें हम तो 20 अप्रैल को वो फैसला आ गया था। हाँ। तो इधर भी अगर आप शाहिद आफरीदी साहब के मुस्तकबिल के मुतालिक एक प्रेडिक्शन करना चाहें, जो अभी नज़र आ रहा है वो ये है कि मेरे ख्याल से आफरीदी साहब पूरी तौर पे सियासत में शिरकत करेंगे। पिछले अगर 2-3 साल से उनका रवैया देखें, और जो उन्होंने अभी पीसीबी को कहा कि जी मेरे लिए फेयरवेल होना चाहिए, पीसीबी ने कहा नहीं, फिर जब पीसीबी ने कहा हाँ तो शायद आफरीदी साहब ने कहा मेरे पास अब आप लोगों के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास और तरह की कमिटमेंट्स हैं। तस्वीरें उनकी सिपाह सलार के साथ, फारूक सत्तार साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के साथ, मुझे लगता है यही है कि अब शायद आफरीदी साहब भी एक और तरह के मैदान में आएंगे और फिर हम मुस्तकबिल में इस शो को प्लग कर सकेंगे इस डेट के साथ। तो हम सिर्फ ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर मर्दमशुमारी में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन जाए जिसमें पख्तून मेजॉरिटी हो सके, वो डेफिनेटली शायद अफरीदी जीत लेंगे कराची में। नहीं कराची में खैर जिस तरह लग रहा है, और अगर आप कराची के मुंतखब नुमाइंदों के बयानात भी सुन लें तो लग यही रहा है कि अगले 1-2 दहाइयों में अक्सरियत हो जाएगी। लेकिन खैर इस कंट्रोवर्शियल बात पे फिर इस शो को मुकम्मल करते हैं आपकी इजाज़त के साथ। फसी भाई लास्ट वर्ड। बस यही है कि लोड शेडिंग का तैयारी कर लें, यही होने वाला है। बिल्कुल ठीक, चलें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फजी ज़का को इजाज़त दें और अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।